हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल टैट्स गुरु को। सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सीडीपी का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का क्वालिटेटिव कोर्स चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो टैट्स गुरु को फौरन सब्सक्राइब कर लें। सीटेट 2020 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि आज तैयारी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी करेगा उसके मार्क्स भी अच्छे से ही आएंगे। ठीक है। और अगर आप सीटेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो भी स्टेट का टैट होगा वो भी आपका पैरेलल प्रिपेयर होता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। कोशिश करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अच्छे से समझा दूं। लेट्स स्टार्ट। तो एनसीएफ 2005 हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई एनसीएफ एक्चुअली में होता क्या है, इसका एम क्या है और ये किन किन चीज़ों पे फोकस करता है, इसके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। तो वो हम सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ जो भी पॉइंट आपको नोट करने हैं पॉज करके नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड को डिस्कस करेंगे। एनसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, शॉर्ट में इसको एनसीएफ 2005 कहते हैं। ठीक है, और ये 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश हुआ है, जो कि पब्लिश हुआ 2005 में। अब आप कहोगे या पूछोगे कि सर पहले 3 कब हुए थे पब्लिश, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 1975, 1988 और जो 3rd पब्लिश हुआ था वो था 2000 में। ठीक है। अच्छा, इसको बनाता कौन है, इसको फ्रेम कौन करता है, कौन इसको पब्लिश करता है? तो बेसिकली इसको पब्लिश करने वाली जो अथॉरिटी है वो है एनसीईआरटी। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं जो पब्लिश करती हैं, बेसिकली वही इन चीज़ों को पब्लिश करती है। ठीक है, तो ये 4th एनसीएफ है 2005 में जो पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो बेसिक जानकारी मिल गई। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली एनसीएफ जो है उसका एम क्या है। ठीक है, एनसीएफ का एम क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी में ही सारी जानकारी छिपी हुई है। अच्छा, देखते हैं पहला। द एनसीएफ हैज़ एम्ड, इसने एम किया हुआ है। ठीक है, इसका एक टारगेट है। टारगेट क्या है? एट ब्रिंगिंग अबाउट रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स किसे कहते हैं? कि कोई चीज़ बना दी गई हो, उसके बाद हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मान लो हमारे देश के अंदर एक एजुकेशन है। अब उस एजुकेशन को हम लंबे टाइम तक एक एज इट इज़ प्रोवाइड नहीं करना चाहते स्टूडेंट्स के लिए। हम नहीं चाहते, क्योंकि देखो रिफॉर्म्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सालों साल चलते रहेंगे, बच्चे उन पॉइंट्स को पढ़ते रहेंगे। तो रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में रिफॉर्म होता है, तो एजुकेशन के अंदर भी रिफॉर्म ही होगा। अब ये रिफॉर्म करता कौन है? तो सबसे पहले एक ऐसी बॉडी बना दी गई जो बॉडी उन सारे पॉइंट्स को लिस्ट आउट करे कि हमारे एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी खमियां हैं। उन खमियां को निकालने के लिए सबसे पहले उनको लिस्ट आउट करता है। वो एनसीएफ के अंदर ही होता है सारा का सारा। ठीक है, ये गवर्नमेंट कराती है। ओके, गवर्नमेंट अपने बेसिस पे एक अथॉरिटी उन्होंने बनाई हुई है, एक बॉडी उन्होंने कंस्ट्रक्ट की हुई है जो कि सारी चीज़ों को देखती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन द एजुकेशन, देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्चुअली में जो एनसीएफ है वो एजुकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट ए करिकुलम क्या होता है? जो पाठ्यक्रम होता है। दैट इज, इसका जो बेसिकली जो इसका फोकस है वो 360 डिग्री में है कि चारों दिशाओं में एजुकेशन को रिफॉर्म करना है। लेकिन करिकुलम को लेके यहाँ पे खास है, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, अभी हाल ही में सीबीएसई ने एक चेंज किया हुआ है कि ये क्लास 10th का जो बच्चा है जो आगे साइंस नहीं लेना चाहता, वो एक्चुअली मैथमेटिक्स के 2 उन्होंने लेवल बना दिए हैं। एक तो लेवल बेसिक है, एक लेवल स्टैंडर्ड है। अब जो बच्चा साइंस नहीं लेना चाहता बेसिकली, वो फिर स्टैंडर्ड लेवल को क्यों पढ़े? तो बेसिकली वो बेसिक पढ़ ले।
बेसिक पढ़ के जो है अपना जो एग्ज़ाम दे दे, जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे रिफॉर्म जो है बेसिकली टाइम टू टाइम एजुकेशन सिस्टम के अंदर कराए जाते हैं, ठीक है। और वो किसके तहत कराए जाते हैं? एनसीएफ के तहत कराए जाते हैं। इज लर्निंग सेंट्रिक हैज़ ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस, learning centric has a flexible process, provide learner autonomy, teacher plays a role of a facilitator, supports and encourages a learning, involves active participation of learner। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो एनसीएफ का जो मेन फोकस है वो करिकुलम के ऊपर है। एनसीएफ के अंदर ये कहा गया है कि बेसिकली स्टूडेंट को ही फोकस करें, जो हमारी जो एजुकेशन है इट शुड बी स्टूडेंट ओरिएंटेड। जो टीचर का रोल है वो भी यहाँ पे एनसीएफ स्पेसिफाई करता है। एनसीएफ कहता है कि टीचर जो है लर्निंग को फैसिलिटेट करें। और जब मैं ये फैसिलिटेट वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि टीचर जस्ट एक सहायक के काम के रूप में काम करे बच्चों के साथ, ठीक है। सब कुछ टीचर ही ना कराए, ठीक है। बच्चों को करने दे, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, वो भी करके कुछ चीजें सीखें। सपोर्ट, इनकरेज, लर्निंग को इनकरेज करना टीचर का काम है, ठीक है। लर्नर को इनकरेज करना टीचर का काम है, ठीक है। दोनों लर्निंग और लर्नर। इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। टीचर ये इंश्योर करे कि बच्चा जो है, जो एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर जैसे एक गेम चल रहा है, मान लो गेम के अंदर बहुत सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, तो टीचर का काम ये है कि बच्चों को एनकरेज करे। आजकल ये देखा जाता है बच्चे जो हैं इनकरेज, मतलब उनका कोई रोल ही नहीं होता कि स्कूल के अंदर कुछ चीज़ एक्टिविटी चल रही हैं, लेकिन टीचर का काम ये है कि बच्चों को एनकरेज करे, ठीक है, उत्साहित करे, ठीक है, और फायदे बताए, नुकसान बताए चीज़ों के। तो बेसिकली टीचर का काम फैसिलिटेट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करता है एनसीएफ 2005, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनसीएफ 2005 सर्व्स एज ए गाइडलाइन फॉर सिलेबस। सिलेबस की गाइडलाइन ये देता है, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम सिलेबस के अंदर कोई चीज़ इंक्लूड हुई है या कोई चीज़ एक्सक्लूड हुई है, ठीक है, तो वो सारी की सारी टाइम टू टाइम ये गाइडलाइन जो है एनसीएफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर से कौन सा टॉपिक हटाया है, कौन सा इंक्लूड किया है। अभी 30% जो सिलेबस है ड्यू टू द कोरोना वायरस कोविड-19, तो एक्चुअली में जो 30% का जो एक्सक्लूजन हुआ है वो इसी के तहत हुआ है, ठीक है। एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल इन इंडिया, तो वो स्कूल के अंदर जो टीचिंग प्रैक्टिसेस चलती हैं, किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके से बच्चों को बेसिकली समझाया जाता है, तो सारी चीज़ एनसीएफ देखता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं इसका पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ। एनसीएफ का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि भाई इसके जो बेसिकली उद्देश्य क्या है। देखो सबसे पहले देखो सिंपल है, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की हुई है, सिंपल है, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीजें यहाँ पे बनाई हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहली चीज, टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। अब रोट मेथड क्या है? रोट मेथड होता है रट्टे मारना वाला मेथड, मतलब रट्टाफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, और पहले जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मारते थे, लेकिन अभी क्या है, स्टडी के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म हो चुके हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ग्रेस दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब काफ़ी ओल्ड स्टडी थी तो वहाँ पे रट्टाफिकेशन काफ़ी होता था, और आज भी बच्चे काफ़ी रट्टाफिकेशन करते हैं। तो ये रट्टाफिकेशन ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रट्टाफिकेशन, आप जैसे कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन रट रहे हो तो वो थोड़े देर के लिए, थोड़े बहुत टाइम के लिए आपको याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे उसको, तो एग्जाम तक तो याद नहीं रख पाओगे ना। अब मान लो एक बुक के अंदर 1000 ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो 1000 क्वेश्चंस को किस तरीके से रट्टा मारोगे? तो रट्टा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक्चुअली जो स्टूडेंट का फोकस है वो शिफ्ट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एनसीएफ के द्वारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, और ये इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि स्कूल के बाहर भी एक लाइफ होती है। आजकल काफ़ी हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है बेसिकली
और स्कूल के अंदर, बहुत सारे स्कूल के अंदर क्या है कि बच्चे जब जाते हैं तो उनके ऊपर इतना बर्डन दे दिया जाता है काम का कि भाई ये भी करो, वो भी करो, उसका टेस्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, फिर आपका साइंस का टेस्ट होगा, फिर मैथ्स का टेस्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, लाइफ जो है स्कूल के बाहर भी होती है, तो बच्चा जो है दे हैव टू बी एंजॉय, वो उस लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि स्टूडेंट जो है मतलब पढ़ते पढ़ते वो इतना प्रेशराइज ना हो जाए, उतना स्ट्रेस फील ना करने लगे, ठीक है। तो बाहर भी जाके वो एंजॉय करे, ठीक है। उसके बाद टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। तो लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना ही इसका उद्देश्य है। टू एनरिच द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, और करिकुलम को जो है बेसिकली एनरिच किया जाए, जिससे कि जो करिकुलम है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले जो है, जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे 10th क्लास के, 12th क्लास के, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता था, वो सिंगल एग्जाम होता था, ठीक है, सिंगल एग्जाम होता था। हम उसे हिंदी में कहते थे छमाई, जैसे 6 महीने में एग्जाम होता था, फिर एक होता था वार्षिक परीक्षा। तो उसमें क्या होता था कि एक्चुअली पूरा 100% सिलेबस एक बार ही आता था। तो अब ये देखो, अब आगे आगे जैसे जैसे एनसीएफ 2005 को इन्वॉल्व किया गया, तो एक्चुअली में आप देखो अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, ठीक है। पहले तो मैं हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूं, तो पिछले 5, 10, 15 सालों से सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते थे। अभी एक दो साल पहले फिर से वो वार्षिक परीक्षा जो है उन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया है 100% सिलेबस का। पहले सिलेबस बहुत ज्यादा आता था एग्जाम के अंदर, पहले सिलेबस बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब जो है सिलेबस की छटनी कर दी है, बहुत सारे टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया है, जो अननेसेसरी टॉपिक है उनको एक्सक्लूड कर दिया, जिनका ज्यादा कोई फायदा नहीं होता आगे एडवांस स्टडी में, तो काफी ज्यादा वो एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। और हर साल कुछ ना कुछ एक टॉपिक वो एक्सक्लूड कर देते हैं। तो देखो, पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी कैसे बनती है कि जैसे फॉर एग्जांपल वो सर्वे कराते हैं, वो देखते हैं और लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार बच्चों को ज्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ रहा, तो वो सारी चीजें हैं। जैसे एक रूल ये भी था, बच्चों का जो बैग का जो साइज था, मतलब जो वेट था, वो भी ये डिसाइड करते हैं। छोटे बच्चों पे आजकल क्या है, अगर हम ध्यान नहीं देते तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये भी बुक डाल दो, वो भी बुक डाल दो, मतलब बैग का जो वजन है वो इतना ज्यादा हो जाता था कि बच्चे के वजन से भी ज्यादा हो जाता था। तो इन्होंने भी अब जो है एक पॉलिसी स्टार्ट कर दी है, उन्होंने एक स्पेसिफाई कर दिया है कि बैग का वजन इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें जो हैं, स्टडी जो है स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन ना हो, वो स्टडी को एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव है एनसीएफ का, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एनसीएफ का फोकस, कि एक्चुअली में एनसीएफ का फोकस क्या है, ठीक है, किन किन चीजों को ये रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। देखो, सबसे पहला फोकस को काफी मतलब 5-6 फोकस हैं, देख लेते हैं एक बार। लर्निंग विदाउट बर्डन टू मेक लर्निंग जॉयफुल एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। मूव अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू बी बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, और ये भी चीज बताता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको पता है कि भाई एग्जाम के अंदर यही चीजें आएंगी टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक को ही रट्टा मारो। तो जो लाइफ है अच्छे मार्क्स गेट करने की, जो लाइफ है, जो समझ है, वो बच्चा टेक्स्ट बुक के अंदर ही रखता है, बाहर से उसको कुछ नहीं समझना, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी ये रिमूव करने की कोशिश करता है। रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है, जो तनाव है वो रिमूव करता है। इट रिकमेंडेड मेजर चेंजेस इन द डिजाइन ऑफ सिलेबस, और सिलेबस के अंदर जो रिफॉर्म होने हैं वो ये एक्चुअली लिस्ट आउट करता है, ठीक है। उसके बाद टू डेवलप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को डेवलप करता है कौन, एनसीएफ 2005, एंड टू प्रमोट यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन अप टू द एज ऑफ 14, ठीक है। और जैसे कि एक पॉलिसी मतलब बनाई हुई थी, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट, तो वो चीज भी जो है एनसीएफ के तहत ही कंस्ट्रक्ट की गई थी, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया 4th एनसीएफ जो है 2005 में पब्लिश हुआ था, इससे पहले भी पब्लिश हो चुके हैं। टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ ऑननेस, डेमोक्रेसी एंड यूनिटी इन द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर एकता की भावना जो है ये प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और यहाँ पे फोकस हैं, देख लेते हैं। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, और एक्चुअली नॉलेज को कनेक्ट करता है स्कूल आउटसाइड से, मतलब स्कूल के बाहरी वातावरण से,
ठीक है। तो ये जो एनसीएफ मेक श्योर करता है, एंश्योरिंग दैट स्टूडेंट डू नॉट जस्ट लर्न मैकेनिकली विदाउट थिंकिंग, और वही रट्टा मारने वाला पॉइंट आ गया। और ये इंश्योर करता है कि स्टूडेंट रट्टा ना मारे, मैकेनिकली सारी चीज़ें रट लेते हैं बच्चे विदाउट थिंकिंग कि उसके पीछे क्या समझ है क्या नहीं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझते हैं, जस्ट रट्टा मार लेते हैं। तो कितना रट्टा मारेंगे, इससे स्ट्रेस और आता है फाइनली बच्चे के दिमाग पे। एनरिचिंग द करिकुलम, और करिकुलम को बेसिकली जो है पुष्ट बनाने की कोशिश होती है, बार बार रिफॉर्म होते हैं, ठीक है, सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। और जो है बेसिकली रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि जो फ्लेक्सिबल हमारे पास करिकुलम हो, वो ज़्यादा ना हार्ड हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, क्योंकि ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो फिर बच्चे जो है उस करिकुलम को हार्ड फील करेंगे और एग्जाम में उनके मार्क्स कम आएंगे, फिर जिससे कि वो स्ट्रेस फील करने लग जाएंगे। और ज़्यादा सॉफ्ट बना देंगे तो स्टूडेंट की जो एफर्ट है वो इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे तो उनकी मेहनत नहीं होगी। तो बेसिकली एक बैलेंस बनाना है, तो करिकुलम जो है वो ज़्यादा ना हार्ड हो ना ज़्यादा वो हो सॉफ्ट हो। इंटीग्रेटिंग एग्जाम्स विद क्लासरूम लाइफ टू मेक देम मोर फ्लेक्सिबल, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जो लाइफ के अंदर ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होते हैं। जैसे अभी सीबीएसई ने अभी कुछ टाइम पहले जो है 1-2 साल पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता था, 4 नंबर का क्वेश्चन आता था +2 और मेरे ख्याल से 10th क्लास के अंदर, तो जिसको हम वीबी क्यू बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होता था कि वो प्रैक्टिकल लाइफ की एक सिचुएशन बच्चे को देता था और उसी के तहत बच्चे को जवाब देना पड़ता था, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि एग्जाम के अंदर से पूछ लिया गया हो, स्टूडेंट ने पूरे साल जो प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़े हैं उन्हीं के बेस पे प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है बच्चे से पूछा जाता था, ठीक है। अभी वो कुछ सालों से चलता आ रहा था, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल से ही उसको एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि रिपीटिशन होनी स्टार्ट हो गई थी, तो बच्चे जो हैं बच्चों ने प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज भी जो है एनसीएफ कहीं ना कहीं रिमूव करता है, कुछ चीजें ऐड ऑन की जाती हैं, कुछ चीजें हटा दी जाती हैं, और कुछ सालों बाद फिर से वो ऐड ऑन कर दी जाती हैं। तो जो आपका जो करिकुलम है वो एक प्रकार से फ्लेक्सिबल बना रहता है, ठीक है। सालों साल ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है पुराने पाठ्यक्रम को ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये एनसीएफ 2005 मेक श्योर करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का कंप्लीट नीट एंड क्लीन को जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, 1 by 1 मैं स्लाइड को आगे पीछे कर रहा हूं। फोकस हमने पढ़े हैं, हमने पर्सपेक्टिव एनसीएफ देख लिया और एम देख लिया, बेसिकली एम क्या है एनसीएफ का, ठीक है, और देख लिया कि कौन सा एनसीएफ ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में इसके तहत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एनसीएफ में और डिटेल्ड जो है नॉलेज चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली एक एडवांस वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से सीटेट 2020 के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।